प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 55 मिनट की बैठक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पहले 45 मिनट कार में अकेले का सफर और फिर करीब 50 मिनट की अलग से बैठक। ये सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेतुके फैसलों और बेतुके बयानों से दुनिया भर की राजनीति और कारोबार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे में 3 एशियाई महाशक्तियों की मुलाकात सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग तक सीमित रहने वाली है, या फिर एशिया की ये तीनों ताकतें मिलकर एक नए ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर की स्क्रिप्ट लिख रही हैं? और अगर हाँ, तो इस स्क्रिप्ट में भारत के लिए कितने मौके हैं और कितनी चुनौतियां हैं? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। चीन के तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक न्यू ग्लोबल ऑर्डर की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये मंच भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को स्थापित करने का एक मौका साबित हुआ। पुतिन और शी के साथ जोरदार हैंडशेक्स और हग्स, पुतिन के साथ कार राइड और मोदी की बॉडी लैंग्वेज ट्रंप के लिए साफ संदेश था कि ट्रंप के ट्रांजैक्शनल अप्रोच के खिलाफ भारत के पास लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के विकल्प हैं। बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत, रूस और चीन की त्रिशक्ति का उभार ट्रंप के माथे पर बल ला सकता है। यही नहीं, ट्रंप जिस पाकिस्तान को साथ बिठाते हैं, मोदी ने उसी की कलई खोली। एससीए ने पहलगाम के हमले की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ संकल्प दोहराया और मोदी ने आतंकवाद के समर्थन को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुंह पर खरी खोटी सुनाई। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। यही नहीं, चीन की धरती पर बेल्ट रोड का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कनेक्टिविटी और सोवरेनिटी के विरोधाभास का मुद्दा भी उठा दिया। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। रूस से तेल खरीद के नाम पर भारत को दंडित करने वाले ट्रंप को अब भारत रूस दोस्ती का नया पैगाम भी मिलेगा, जिसमें आपसी रिश्तों के अलावा यूक्रेन वॉर के शांतिपूर्ण समाधान भी शामिल है। ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल है कि एससीओ के मंच से ट्रंप, पाकिस्तान और चीन को दिया गया मोदी का संदेश किस हद तक और क्या असर करेगा। चीन के साथ सीधी उड़ान, व्यापार बढ़ाने और विवाद कम करने पर सहमति बन गई है, लेकिन चीन पर भरोसा करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। और सबसे बड़ा सवाल, भारत, रूस और चीन की त्रिशक्ति में कितना और कैसा समन्वय देखने को मिलेगा और इसका बदलते ग्लोबल ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में, और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ होंगे विशेष मेहमान। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं,
वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं। जी हाँ, वही नरेश कौशिक जी हैं जो हम लोग स्कूल के दिनों में बीबीसी में इनकी रिपोर्ट सुना करते थे और इनकी आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही होती है। अक्षय भामरी साहब हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ हार्वर्ड येनचिंग इंस्टीट्यूट के फेलो हैं। नम्रता हसीजा जी हैं जो कि सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी की फेलो हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। एम्बेसडर दयाल, शुरुआत आपसे करूंगा। एससीओ सबमिट होना कोई नई बात नहीं है, हर बार होता है, हर बार देश के प्रमुख जाते हैं, कई बार उनके प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन इस बार एससीओ सबमिट की साइडलाइन में जिस तरीके की मुलाकात या जिस तरीके की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के साथ देखी गई, जिस तरह की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के साथ देखी गई, आपको क्या लगता है ये एक स्वाभाविक सा था या फिर जो अभी अंतर्राष्ट्रीय हालात बने हुए हैं उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब दिखा आपको? लक्ष्मण जी, अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ट्रंप साहब की ये बेतुकी टैरिफ पॉलिसी है उसका ये नतीजा हुआ है कि एक तरफ तो भारत और रूस की जो पुरानी मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है, वो और बढ़ गई है और साथ ही साथ भारत और चीन भी नजदीक आने लगे हैं। जो यूएस का ये एक बड़ा भारत के प्रति एक बड़ी गलत पॉलिसी है, कहना कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, इंडिया के ऑब्नॉक्शियस टैरिफ्स हैं, इस तरह की खराब जबान इस्तेमाल करना अब ऐसा हो गया है भारत के लिए कि उसको एक जरूरी पॉलिसी अपनानी पड़ी कि वो चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। और ये बात व्हाइट हाउस में नोटिस की गई है। व्हाइट हाउस में परेशानी इस बात से कि कैसे भारत, रूस और चीन नजदीक आ रहे हैं। देखिए, जो मैंने यहाँ से फॉलो किया है तस्वीरों देख के, शी जिनपिंग ने मोदी साहब के लिए रेड कारपेट रोल आउट की और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बायलैटरल टॉक्स की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। और खास बात है कि उनके हैंडशेक्स, हग्स, बोनहमी, जिस तरह से वो एटमॉस्फेयर था, वो इस एससीओ समिट का एक हाईलाइट हो गया है। तो ये जैसे जो दुनिया में बदलाव आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर की वजह से, ये एससीओ को और तंदुरुस्त बना रहा है और अब दुनिया में कुछ बहुत से बदलाव आने लगे हैं। अब आपने ये जिक्र किया कि आरआईसी वगैरह का क्या फ्यूचर है, आपके कमेंटेटर ने ये कहा था। देखिए, आरआईसी का रिवाइवल शायद अभी ना हो, भारत इस पे तवज्जो रखेगा क्योंकि चीन के साथ कुछ ऐसे मसले हैं जो एकदम से दूर नहीं हो जाते। देखिए, चीन के साथ जो भी हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ेंगे उसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। चीन ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि वो भारत के साथ अब इकोनॉमिक स्फीयर में काम करेगा, क्लोजनेस से काम करेगा। और चाइना ने हर तरह से दिखाने की कोशिश की है कि वो भारत के साथ इकोनॉमिक स्फीयर में और आगे तेजी से बढ़ाएगा रिश्तों को। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो पिछले महीने इंडिया आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो अभी तक हमारे पुराने अच्छे रिश्ते नहीं रहे, वो हमारे दोनों के इंटरेस्ट पे नहीं रहे। लेकिन देखिए, जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अभी खत्म नहीं हो रही है, उस पर किस तरह से सोल्यूशन निकाला जाएगा। और फिर जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो पाकिस्तान को चीन सपोर्ट करता रहा है, पाकिस्तान के पास जितने हथियार हैं समझ लिए 80% से ज्यादा चीन से मिले हैं उसको। और जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था तो चीन ने पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो ये सब ऐसे कारण हैं जिनसे जो पूरे जो एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर नहीं हो जा सकता। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत की है एससीओ समिट में, जो हमारे लीडर्स मिले हैं और उन्होंने कोशिश की है, ये जाहिर किया है कि वो रिश्तों को बेहतर बनाते रहे। बिल्कुल, आपने बखूबी कई सारी चुनौती यहाँ पे बताई, कई सारी सीमाएं हैं जो इस पूरे संबंधों को एक तरह से लिमिट करती हैं, जिसको हमें दूर करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, आप इस पूरी मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? ये ट्रंप का असर है क्या? हालांकि कहा तो ये गया कि थर्ड वर्ल्ड के चश्मे से ना देखा जाए, थर्ड कंट्री के चश्मे से इसको ना देखिए, लेकिन लोग तो देखेंगे इसको। लक्ष्मण, बिल्कुल लोग तो देखेंगे। ट्रंप का असर जरूर है, लेकिन हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि
रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे पुराने संबंध हैं। मतलब हमारा बहुत ट्रस्टेड रिलायबल दोस्त है। और चीन के साथ जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मीटिंग हुई है, वो इस टाइम एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब है ये भारत ने भी पहल की है और चीन ने भी पहल की है, और हम ये टाइज को थोड़ा रिवाइव करना चाहते हैं। इसके कारण ये है कि अगर चीन के साथ अच्छे संबंध होते हैं भारत और चीन के, तो इसमें फायदा दोनों को है, दोनों देशों को है। ट्रेड बढ़ेगा, बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आएगी। अब जहां तक में बॉर्डर का सवाल है, हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि आज भी अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं, कोई भी क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। एलएसी जरूर है, लेकिन एलएसी में भी एरिया ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हैं दोनों तरफ से। लेकिन जो अभी ये बॉर्डर मैकेनिज्म्स इतने सारे सेटअप हो रखे हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जनरल लेवल मीटिंग और वर्किंग मैकेनिज्म, काफी मैकेनिज्म्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये मैकेनिज्म्स का एक ही मकसद है कि बॉर्डर पे पीस और ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए और फ्यूचर में कोई झड़प दोनों साइड के फोर्सेस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये अच्छी स्थिरता बॉर्डर में रहेगी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जाहिर है ये ट्रेड की तरफ जाएगा। पाकिस्तान का भी मसला उठा है। पाकिस्तान का तो साफ जाहिर है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने, तो मैं बोलूंगा ना, मास्टर स्ट्रोक खेला है। एससीओ का फुल फॉर्म उन्होंने बोला सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, और स्टार्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा स्प्रिंग बोर्ड था, वो था सिक्योरिटी, एस से। और एस से उन्होंने पाकिस्तान को इतना कंडेम किया, उसकी टेररिज्म को, मतलब टेररिज्म के बारे में, चाहे टेररिज्म फाइनेंसिंग हो या परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म या ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टेररिज्म, कहने का मतलब है 7 बार तो उन्होंने इसके बारे में बोला है। और पाकिस्तान को आज बेनकाब कर दिया है पूरे ऐसे बड़े फोरम में, और वो भारत की जीत है। और साथ में एक और जीत ये है कि जो पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेटिकली ये एक जो भारत का एक प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, और चीन के ऊपर भी देख लिया इनडायरेक्ट प्रेशर था, ऑप सिंधु ने दिखा दिया कि भारत ने क्या करके दिखाया है, उसकी वजह से ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है उसमें स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया गया है ये टेररिज्म को, और उसमें यह भी बोला है कि परपिट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टेररिज्म को सख्त सजा देनी चाहिए। तो ये भारत के लिए विक्ट्री है। जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन के साथ सवाल है, ये तो हमारे बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो आज ये देखा होगा, ये त्रिशक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज, त्रिशक्ति लीडर्स की, मेरे ख्याल साफ मैसेज जाता है अमेरिका को कि भारत एक सॉलिड देश है, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। भारत के पास अपना सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, और आज भारत एक ऐसा देश है जो अपने दम पे खड़ा हो सकता है, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हमने अपना ये भी एक इंटरनेशनल रोल कायम किया है कि हम रूस के साथ और चीन के साथ रिश्तों को साथ और अच्छा गहराई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये भारत के, मैं बोलूंगा, विन विन सिचुएशन है। और जहां तक एससीओ का भविष्य है, देखिए ये चलता रहेगा। जितनी बार हेड्स ऑफ स्टेट्स मीटिंग्स में आते हैं एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज से, और ये साफ संकेत जाता है। और आज मेरे ख्याल एक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। मेरे ख्याल जो मेरे को इनपुट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो शायद कोई मीटिंग हुई नहीं है शी जिनपिंग से, एक, और दूसरा वहाँ जो चाइनीज मीडिया है, मेरे ख्याल उसमें पाकिस्तान का कोई वर्णन ही नहीं है, म्यांमार का तक वर्णन है। तो इस टाइम पाकिस्तान को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी, और आपको पता है जब आसिम मुनीर पहले गया था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो आसिम मुनीर को लंच भी कराया था, लेकिन शी जिनपिंग उनको नहीं मिले प्रोटोकॉल वाइज भी। तो अभी पाकिस्तान मैसेज साफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल ओवरऑल ये अच्छा लग रहा है। ये स्थिति अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं समझना चाहूँगा आपसे, नरेश कौशिक साहब, कि इस मीटिंग के तुरंत बाद, ये मीटिंग की बातें हुई से कुछ ही घंटे बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पे, अपने अकाउंट पे, ट्रूथ पे, उन्होंने फिर से बयान जारी किया, और बयान जारी करते रहा है कि भारत यूएस से एक तरफा ट्रेड करता रहा है, यूएस पर भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, और भारत ज़्यादा तेल रूस से खरीदता है, और भारत ने 0 टैरिफ का प्रस्ताव दिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। ये किसी कॉन्टेक्स्ट में या फिर कोई ट्रिगर नहीं था, वो सोशल मीडिया ट्रूथ पे ये पोस्ट करते हैं। क्या माना जाए कि ट्रंप ने भी इस पूरे मीटिंग को गहराई से देखा है और उसको नोटिस किया है, उसका रिएक्शन है ये?
रिएक्शन है, ये दरअसल बौखला गए हैं। आपने देखा होगा कि आज उससे पहले मार्को रूबियो का एक बयान था जो भारत में जो अमेरिका के दूतावास ने जारी किया था, उसमें उन्होंने जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप की बात की थी भारत और अमेरिका के बीच में, यानी ये लोगों को याद दिलाया था कि देखिए हमारे साथ आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, आप ये इस समय जो चल रहा है इसको लेकर आप ज़्यादा गंभीर मत होइए। और ट्रंप भी लगता है बौखलाए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने ये एक तरह से जस्टिफाई किया है अपने टैरिफ्स को। उनको मालूम है कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे अमेरिका में ही नहीं पूरे पश्चिमी जगत में थू थू हो रही है जो ट्रंप ने किया है, जो टैरिफ लगाया, खासकर जो भारत पर जो टैरिफ लगाया है, इसका कोई जस्टिफिकेशन पश्चिमी देशों में भी अब लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और ये देखिए आप, ये एम्बेसडर प्रभुदयाल जी ने भी और जनरल मैस्टन ने भी जो बातें कही है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो ऑप्टिक्स हैं मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप देखिए पिछले महीने सारी दुनिया ने देखा होगा कि ट्रंप से मिलने यूरोपियन यूनियन के कुछ देश गए थे, बड़े बड़े नेता गए थे यहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उनको एक तरह के साथ में लेकर गए थे। और ऐसा लग रहा था कि ट्रंप हेडमास्टर हैं और वहाँ पर कुछ क्लासेस के जो मॉनिटर्स हैं हेडमास्टर से मिलने गए थे। इस तरह का जो ऑप्टिक्स दुनिया ने देखा। लेकिन आज के जो ऑप्टिक्स हैं या कल से जो ऑप्टिक्स दिख रहे हैं जो चीन के, वो एकदम भिन्न है। खासकर जो ये मोदी, शी और पुतिन की जो भेंट है, लगता है बराबरी की भेंट है। लेकिन मैं ये फिर भी ये कहना चाहूंगा, और इसकी तरफ जनरल मैस्टर ने इशारा भी किया है, मुझे हमेशा ये लगता है कि चीन को लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए। ये जो शो है जो चीन में हो रहा है, ये शी का शो है, ये वहां के राष्ट्रपति का शो है, और इसके लिए बड़ी भूमिका जरूर ट्रंप ने निभाई है। और ट्रंप ने उनको दरअसल ये इतना बड़ा नेता बना दिया दुनिया का, क्योंकि उन्होंने अपने को दुनिया से पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, अपने को अकेले करते जा रहे हैं, और चीन को वो मजबूत कर रहे हैं। और ये जो ऑप्टिक्स हैं, तो ये माना जाए तो ये माना जाए नरेश कौशिक साहब कि ट्रंप चले थे अमेरिका को ग्रेट बनाने और उस चक्कर में चाइना को ग्रेट बना रहे हो। जी बिल्कुल, दरअसल यही हो रहा है कि उन्होंने तो ये सोचा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। हो ये रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कमजोर थी और जो है कमजोर हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ट्रंप आए थे तो 2.5% टैरिफ, और टैरिफ आप ये मान लीजिए तो इंपोर्ट टैक्स है, ये तो अमेरिका की जनता देगी वहां माल जो खरीदा जाएगा। अब वो 2.5% से 18.5% हो गया है। तो किसको नुकसान हो रहा है? अमेरिका की जनता को हो रहा है। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो खराब हो रही है। इसके अलावा पॉलिटिकली वो जिस तरह के कंसेशंस वो दे रहे हैं चीन को, खासकर चीन के नेता शी को, वो शी को मजबूत कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जिन देशों को अमेरिका नाराज कर रहा है ट्रंप के नेतृत्व में, उन सबको गले लगा रहा है चीन। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि चीन जो है वो कभी भी, चीन बिल्कुल वही करेगा जो अमेरिका कर रहा है, वो भी अपना एक गुट बना रहा है। तो मैं समझता हूं हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ही नहीं, जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी हैं वो इस बात को समझें। हमारा हित ना तो चीन के गुट में बैठने का है, ना ही अमेरिका के गुट में बैठने का है। हमारा हित अपनी सार्वभौमिकता को लेकर है, अपनी प्रभुसत्ता में है। और एक जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो भारत बात बराबर करता रहा है, उसका मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो इसमें आपने बहुत सही कहा कि चीन जो है वो अपना फ़ायदा देखेगा। तो चीन की तरफ से जो 4 सुझाव दिए गए इस मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में, नम्रता हसीजा जी आपने उन सुझावों को देखा होगा। उसमें जो मोटी बातें जो सबसे ट्रेड के हिसाब से मुझे समझ में आई वो है कि म्यूचुअली बेनिफिट होना चाहिए और विन विन रिजल्ट को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये क्या दर्शाता है? क्या
भारत की जो चिंता रहती है या फिर शक जो होता है चीन को लेकर कि इतना ट्रेड डेफिसिट है, चीन के साथ और ज़्यादा कारोबारी रिश्ते बढ़ाएंगे तो ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ेगा, हमारे ऊपर दबाव रहेगा, चाइना को पता नहीं हम कितना कुछ बेच पाएंगे, क्या इसी की वजह से चीन के राष्ट्रपति की तरफ से ये बातें कही गई कि आप ऐसा ही काम करिए जो विन विन सिचुएशन, विन विन रिजल्ट इंश्योर करे? धन्यवाद लक्ष्मण जी। एक्चुअली नरेश जी ने 2-3 बातें बहुत ही अहम कही हैं, और जो आपने सवाल पूछा है वो वहां से मैं उसका मतलब एक जवाब देना चाहूंगी। नरेश जी ने एक तो ये कहा कि चाइना से हमें सतर्क रहना चाहिए, और वो बहुत ही अहम बात है। आज हम एससीओ मीटिंग देख रहे हैं, आज हम ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की हम एक मीटिंग देख रहे हैं, पर आप ये भी सोचिए कि बैकग्राउंड सिर्फ ये नहीं है कि जो टैरिफ हम पे ट्रम्प ने लगाए हैं, ये कोशिश तो हम बहुत पहले से चाइना की तरफ से हो रही है, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी चाहिए हमारी, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है, तो उन्हें एक मार्केट चाहिए, और इंडिया से बेहतर मार्केट कौन सा हो सकता है। तो ये उनकी तरफ से भी पहल थी, हमारी तरफ से भी हम भी चाहते थे कि भाई हमारा पड़ोसी देश है और एक शांति बनी रहनी चाहिए। 9 महीने पहले ये डिसएंगेजमेंट हुई थी देप्संग और दिमचॉक पे, तो हमें ना इसमें भी मतलब हमें ट्रम्प को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि उनकी वजह से आज मतलब हम ये जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है और ये सारा जो भी आप अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हो रहा है। चाइना से सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ उसने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से मदद करी, लेकिन अगर आप जो हमारा अभी पहलगांव के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, जो साइबर वॉरफेयर था, उसमें किस तरीके से चीन ने साथ दिया पाकिस्तान का, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और आपके इससे पहले एक शो में भी नरेश जी और हमने यही बात करी थी कि जो चाइना कर रहा है साउथ एशिया में और खासकर इंडियन ओशन में, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अचानक ऐसा नहीं है कि चाइना ने अरुणाचल को क्लेम करना छोड़ दिया है या लद्दाख को क्लेम करना छोड़ दिया है और सब कुछ ठीक हो गया है। तो हम, और आप दूसरी मीटिंग ये भी देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई साइची से। क्यों हुई साइची से मीटिंग? साइची माना कि शी जिनपिंग के राइट हैंड मैन है, पर है तो सिर्फ राइट हैंड मैन, मतलब शी जिनपिंग मिल लिए, लेकिन बात हम आपसे नहीं करेंगे, बात आप साइची से करिए, जो भी आपकी बातें हैं आप साइची से करिए, ठीक है। तो ये हमें सोचना है। फिर दूसरी बात ये भी है कि एससीओ में अगर आप डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट देखिए जो कुछ महीने पहले हुई थी, वहां पे पहलगांव को मेंशन भी नहीं किया था, इस बार करा है, लेकिन तो जाफर एक्सप्रेस को भी किया है। तो मतलब पाकिस्तान ने तो उस समय यही कहा था ना कि जाफर एक्सप्रेस का जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार इंडिया है। तो भारत और पाकिस्तान को फिर से एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे इक्वेट करा है इसने। तो हम बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें एससीओ से, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी, जब हम एंटी टेररिज्म की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान भी है, ठीक है। और उसके बाद आरआईसी की जहां तक बात है, जो भी अभी मैंने कहा और जो पहले भी बात हुई है कि हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, तो ये आरआईसी मुझे नहीं लगता कि अभी कम से कम हम इसके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक भारत ने बहुत ही, जैसे नरेश जी ने ये भी कहा कि हमें अपना देखना चाहिए। हम चाइना के गुट में जाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप सारे उदाहरण ले लीजिए, कहां कहां चाइना ने, चाहे वो मसूद अजहर की बात हो या पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात हो, एनएसजी में इंडिया को ब्लॉक करने की बात हो, चाइना ने सब कुछ किया है। हमारे पड़ोस में क्या करें, अभी ओली वहां पे गए हैं, उन्होंने जीएसआई मान लिया है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो चाइना का है। तो ये सब बातों को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इसमें दरअसल मेरा एक सवाल अक्षय भामरे जी आपसे पूछूंगा, जो अभी इन्होंने कहा, नमिता जी ने कहा कि दो देशों के बीच में संबंध दो लाइन पैरेलल क्या चल सकता है क्या? एक हम स्ट्रेटजी की बात करें जिसमें डिफेंस की बात हो, सीमा के विवादों को सुलझाने की बात हो, और फिर दूसरा एक बिजनेस का लाइन चले, या फिर ज़रूरी है कि एक की शर्त पर दूसरे की लाइन चले? ठीक है, हम सीमा विवाद सुलझाएंगे, अभी जहाँ जो है उसको रहने दीजिए, लेकिन अभी समय की मांग ये है कि हम लोग ट्रेड के मामले पे अपने रिलेशन को बदलें। क्या ये एक कह सकते हैं ट्रिगर हो सकता है इस मीटिंग का? देखिए, जो आपने कहा कि समय की मांग, तो ये समय की मांग है कि भारत और चीन जो है वो साथ आए
और ट्रम्प का जो टैरिफ है और ये जो बाकी सारे जो मुद्दे हैं उस पे सुलझाए। बट मैं मानता हूँ कि भारत को फिर भी जो टेररिज्म पे बात थी या जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात थी, उस पे एम्फेसाइज करना चाहिए था कि हमारा बात भी आगे रखी जाए। कई मुद्दे हैं जो भारत की एससीओ में जो है माने गए हैं और पीएम मोदी की सॉफ्ट पावर जो है उसमें वहाँ दिखी है। स्पेशली जो स्टेटमेंट जारी हुई है एससीओ में, उसमें मल्टीलैटरल वर्ल्ड की बात हुई है, जिसमें दिखता है कि भारत की झलक है, नॉन अलाइनमेंट की झलक है। पर मुझे लगता है फिर भी भारत को जो है थोड़ा और ज़्यादा जोर देना चाहिए था बॉर्डर डिस्प्यूट पे, थोड़ा और ज़्यादा जोर देना चाहिए था टेररिज्म पे। कि जैसे नम्रता जी ने कहा कि आज सिर्फ पहलगाम पे बात नहीं हुई है, उसमें पाकिस्तान में जो टेररिज्म अटैक हुए हैं उस पर भी बात हुई है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर। और जैसे कि मैंने अपने 2 दिन पहले के लेख में, इंडियन एक्सप्रेस के लेख में लिखा था कि भारत को और समझने की ज़रूरत है चाइना को। जैसे नरेश जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा था कि भारत को सतर्क रहना चाहिए कि चीन क्या कर रहा है, भारत को सतर्क रहना चाहिए कि चीन क्या करने के काबिल है। क्योंकि आप देखिए 1960 में जो गलतियां हुई थी भारत से, वो यही हुई थी कि हम समझ नहीं पाए थे चीन को कि चीन क्या करना चाह रहा है। वो एक तरफ कुछ और कह रहा था और दूसरी तरफ कुछ और कह रहा था। और इसी का उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आज मैं सुबह से देख रहा हूं कि चीनी भाषा में क्या लिखा जा रहा है, भारत पे चीनी भाषा में क्या लिखा जा रहा है मोदी पे, और भारत ने क्या लिखा था जब लास्ट टाइम शी जिनपिंग इंडिया में आए थे हिंदी भाषा में। जब मैं कंपेयर कर रहा था तो हिंदी भाषा में जब शी जिनपिंग इंडिया आए थे तो उसमें तारीफ लिखी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कवरेज मिली थी, और ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था, न्यूज़ चैनल नहीं था जहाँ पे पूरे शी जिनपिंग की बात नहीं हुई थी। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था जिसमें फ्रंट पेज पे कवर नहीं हुआ था। पर आज मैं देख रहा था कि चाइना की एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर है रुमिन रुबाओ, जो चाइनाज पीपल्स डेली है, चीनी भाषा में छपती है। बाहर जो है मालदीव्स की फोटो है, बाकी सारे देशों की फोटो है, पाकिस्तान की नहीं है पर भारत की भी नहीं है। उसके अलावा मैं ये भी देख रहा था कि और चीनी भाषा में क्या लिखा जा रहा है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो चीनी भाषा में जो लिखा जा रहा है चाइना में और इंग्लिश में जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें उसमें जो भारत पे लिखा जा रहा है वो ज़्यादा ये है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा था, और लास्ट 2 महीने में जो हुआ, भारत जो है वो फोर्स हुआ है और रिएक्टिव जो डिप्लोमेसी कहते हैं वो करने पे मजबूर हुआ है। तो डिप्लोमेसी में दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, या तो आप जो है एंटीसिपेट करें क्या होने वाला है दुनिया में और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाएं, या दूसरा होता है रिएक्टिव की जो चल रहा है, जो हुआ है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज करे। भारत यहाँ पे जो है रिएक्टिव पॉलिटिक्स करता हुआ दिख रहा है, भारत जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है अपने आप को, पर जैसा जो है चल रहा है देश में, दुनिया में, उस हिसाब से बदलता हुआ। मुझे लगता है कि भारत को अगर एक लीडर बनना है और भारत को अगर एक ऐसे कंट्री बनना है जहाँ पे जो वर्ल्ड स्टेज पे जो है छोटी कंट्रीज को लीड कर पाए, जो एक आवाज़ बन पाए साउथ एशिया की, और ग्लोबल साउथ की चीन हमेशा दावा करता है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर है। अगर इंडिया को उसका कंपटीशन देना है, इंडिया को अगर बनना है ग्लोबल साउथ का फोर्स, इंडिया को रिएक्टिव पॉलिटिक्स की जगह जो है एंटीसिपेटरी पॉलिटिक्स करना होगा और देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं जो होने वाली है दुनिया में, देश दुनिया में, और उस हिसाब से अपनी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। और उसको करने के लिए हमें सबसे पहले चीन को समझने की जरूरत है। एम्बेसडर दयाल साहब, आपने अभी भामरे जी को सुना, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि इंडिया को रिएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे पहले से आप प्रेजेंट करिए क्या होने वाला है और उसके आधार पर आप डिप्लोमेसी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिया कि चीन के अखबारों में जिस तरह से कवरेज आया है, वो वहाँ पर ये लोग मान के चल रहे हैं कि दोस्ती तो हम करने गए थे यूएस से हमें झटका लगा, इस वजह से हम चाइना की तरफ आ चुके हैं। देखिए, ये हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है ये रिएक्टिव नहीं है, लेकिन रिकैलिब्रेट जरूर हम कर रहे हैं, और चीन भी रिकैलिब्रेट कर रहा है। देखिए, चीन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो मुलाकात की उसमें शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को शांति बनाने के लिए दुनिया में काम करना चाहिए, लेकिन जो बॉर्डर इश्यू है उसको भारत और चीन के रिश्ते के बीच में नहीं आने देना चाहिए। देखिए, चीन तो ये बार बार कहता आया है कि जो ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको हम आगे बढ़ाते रहें और बॉर्डर इशू को उसमें आने ना दें। लेकिन भारत तो ये कहता है कि जो रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप के लिए। यानी ये जब तक नहीं हटता तो हम कैसे रिश्ते आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भारत और चीन के इकोनॉमिक इंसेंटिव जरूर हैं ये यूएस टैरिफ्स की वजह से अपने रिश्तों को बढ़ाने के, लेकिन डीप स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है और ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट ये नहीं हट रही है। तो इस वजह से कोई एक फंडामेंटल और कंप्लीट रीअलाइनमेंट अभी नहीं पॉसिबल है और इंडिया को बड़ा कॉशियसली चाइना की तरफ नजर रखनी होगी। यहाँ पे एम्बेसडर दयाल, ये सिर्फ बॉर्डर इशू है जिसको सुलझाने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर इशू कुछ और भी है? क्योंकि अगर हम चाइना के साथ दोस्ती करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, कारोबार फैलाते हैं, तो चाइना से हम कई मायनों में compete नहीं कर सकते हैं। तो हमें ख़तरा ये भी होगा कि चाइना एक बड़ा बाज़ार भारत को देख रहा है। तो हो सकता है कि चाइना कहे कि आप बॉर्डर इशू को रहने दीजिए थोड़े दिन के लिए, हम लोग चलिए मिलकर कारोबार करते हैं। चूँकि चाइना को भी चाहिए कि यूएस का काउंटर करना है। यूएस, चाइना को भी पता है कि यूएस हमारा दोस्त नहीं बनने वाला है, अभी भारत को ज़रूरत है तो हम उसके साथ साझेदारी कर लेते हैं। तो इंडिया को क्या प्री कंडीशन बॉर्डर इशू रखना चाहिए या फिर इनको छोड़ करके ट्रेड में जाना चाहिए? देखिए, बॉर्डर इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका के साथ जो चीन के निगोशिएशन चल रहे हैं उसमें जो अड़चने आ रही हैं उसके संदर्भ में भी चीन ने जो भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हम इसको ऐसे देख सकते हैं। लेकिन देखिए, जो चाइना की पूरी जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है हमारे पूरे रीजन में, वो भारत की जो बढ़ती हुई शक्ति उसको रोकने के संदर्भ में है और पाकिस्तान को भी हर तरह से जो वो बढ़ावा देता है चीन, वो भी इस नजर से कि पाकिस्तान और भारत की जो दुश्मनी है उससे भारत पे दबाव बना रहे और चीन अपने जो विस्तारवाद पे काम कर रहा है वो उसको कोई रोकने वाला ना रहे। तो चीन की जो ये जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है प्लस उसका जो बॉर्डर के प्रति जो रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, चीन ने भी मई के महीने में एक नए अपने मैप्स हमारे बॉर्डर के इशू किए थे, उसमें पूरा अरुणाचल प्रदेश अपना दिखाया है और जो वहां के जो बड़े बड़े टाउन्स हैं उसको चाइनीज नेम दिए हैं, ये दिखाते हुए कि ये तो सब हमारा है। तो ये चीन की जो ये नीति है बॉर्डर के प्रति और जियोपॉलिटिक्स के प्रति, ये हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है। और जैसे मेजर जनरल वहाँ चाइनीज मीडिया में जिस तरह से लिखा जा रहा है वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। तो हमें ये सब नजर में रखना होगा, ठीक है, लेकिन अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी मेजर जनरल संजय मिस्टन साहब, क्या हम इस पोजीशन पे हैं कि हम चाइना को कह सके कि पहले बॉर्डर इशू सुलझा लो, तब फिर हम लोग एक स्थायी रिश्ता बनाएंगे, स्थायी तौर पे कारोबार को बढ़ावा देंगे, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशन बनाएंगे? और देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉर्डर को सुलझाने का क्या मतलब है। आज की तारीख में जो ग्राउंड हकीकत है, मैं अगर वेस्टर्न सेक्टर से बात करूं, अक्साई चीन तकरीबन पूरा आज ये किसके हाथ में है? चीन के हाथ में है। आप मिडिल सेक्टर में बात करिए और सिक्किम सेक्टर में, मैं सिक्किम सेक्टर में खुद अपनी ब्रिगेड कमांड की है नथुला में, और इसी लद्दाख सेक्टर में मैं कर्नल जीएसबी था और साथ में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट जो डीजीएमओ होता है उसमें मैं एज अ ब्रिगेडियर पूरा चाइना बॉर्डर देखता था। तो मेरा उसमें काफ़ी रिसर्च हो रखा है और नॉलेज है। और साथ में जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो मैकमोहन लाइन है, वहाँ पर भी एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं। और आज की तारीख में पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा रहेगा, वो कोई डाउट ही नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन चीन ने आज ही नहीं, ये हमेशा से कार्टोग्राफिक एग्रेशन करके रखा हुआ है और दिखाया कि चीन उसका हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। तो अगर किसी से भी पूछा जाए कि बॉर्डर मसला हल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हल हो सकता है। इसका कारण यह है कि आज क्या चीन और भारत ये डिसाइड कर लेंगे कि एलएसी इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अगर भारत भी अगर अक्साई चीन को भी आईबी बनाता है तो भारत में भी एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा हो जाएगा। जबकि ऑन ग्राउंड वो जो मैप में हम दिखाते हैं उसको हमारा इलाका, लेकिन ऑन ग्राउंड तो वहाँ चाइनीज ट्रुप्स बैठे हुए हैं और आपको पता है वो उनकी हाईवे भी वहां से जारी है। अब ये आज जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में बहुत लफ्जों में क्लियरली बोला है कि बॉर्डर को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर सुलझ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं भी जब अपनी ब्रिगेड कमांड कर रहा था नथुला में, हम जाते थे पेट्रोलिंग करने,
चाइनीज पेट्रोल्स भी आते हैं और कई बार फेस ऑफ और क्लैश होते थे। ये जो मैकेनिज्म सारे सेटअप हुए हैं और इस मैकेनिज्म में यही फैसला है कि धीरे धीरे उसको हुक्म पास किए जाएंगे, आइडेंटिफाइड जो म्यूचुअल एरियाज हैं जहां पर डिफरेंसेस हैं उसकी जॉइंट पेट्रोलिंग हो सकती है। ये धीरे धीरे अभी फैसला होगा। तो अगर बॉर्डर में आज की तारीख में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहती है, ये है सुलझाने का मतलब। अभी फिलहाल सुलझाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा बॉर्डर आज बिल्कुल आईपी इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए। अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भी हो जाती है तो जाहिर है फिर पे हम फोकस कर सकते हैं। और उदाहरण आपको देता हूँ, नथुला में जब मैं ब्रिगेड कमांडर था 2009-10 में, उस समय बॉर्डर ट्रेड चलता था नथुला से, शिपकिला में भी चलता है और लिपू लेक में भी। और चाइनीज गाड़ी आती थी हमारे इलाके में, शेरातांग में, हमारी भी ट्रेडर जाते थे उनके इलाके में, तो ट्रेड अच्छा चल रहा था। ये गलवान के बाद बंद हो गया और अभी भी बंद है। तो कहने का मतलब है बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर होती है तो ट्रेड चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉर्डर को सॉल्व करने के लिए तो इसका तो कोई सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मैंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बता दी हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और हम क्या दिखाते हैं। तो मैं बोलूंगा भारत की जो भारत की डिप्लोमेसी है वो कैलिब्रेटेड है। और भारत एक ऐसा स्टेट, आज ये नहीं कि चीन के साथ अच्छे अगर संबंध हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि नहीं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी। हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस उतनी ही जारी रहेगी, इंटेलिजेंस उतनी ही रहेगी, सब कुछ उतना ही रहेगा, उसमें कोई कमी और पेशी नहीं आएगी, बल्कि हम ज्यादा सतर्क रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज एक ये भी भारत को फैसला करना है, क्या हम पूरे बॉर्डर्स में दुश्मन चाहते हैं? नहीं, हमारे लिए स्टेटेड दुश्मन है पाकिस्तान। हम चीन को नहीं चाहते हैं कि वो एक और हमारा दुश्मन बने और फिर नॉर्थ मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, एक सवाल और पूछ लूँ आपसे और फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगा तो बाकी मेहमानों के पास आऊँगा कि जिस तरीके से यूएस ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई है, या फिर कहें कि पाकिस्तान जिस तरीके से यूएस की गोद में जाके बैठ गया है, तो चाइना को भी तो लगता है कि यूएस यहाँ पे अपनी पहुँच बना रहा है, तो चाइना को भी तो चाहिए मजबूत पार्टनर। तो ऐसे में इंडिया नहीं हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, ये इसीलिए मैंने आपको पहले जो स्टेटमेंट दिया था, मैंने बोला था जब आसिम मुनीर चाइना गया था, उसकी पूरी कोशिश थी मेरे को शी जिनपिंग के साथ ऑडियंस मिले, नहीं मिला। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट पिलो मिला था। यही आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट ने वहाँ लंच पे उसको एक खाना खिलाया और उसको इतनी तारीफ कर दी है। कहने का मतलब है तो ये भी आज ये पाकिस्तान का डुअल रोल देख रहा है। तो अब इसीलिए देखिए आज जो भी है कंडेमनेशन हुआ है, और मेरे को लगता है चीन ही अब देखिए रिश्ते अगर संभालने हैं तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ही संभालेगा, चीन को भी पहल करनी पड़ेगी। तो अब ऑन ग्राउंड चीन का पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया होता है, और खासकर ये जो एक पैनलिस्ट ने बोला था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में हमारी अगर वो मेंबरशिप को बढ़ावा देता है, तो ये सब पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। अभी भारत के लिए वेट वॉच है, कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी है, हमारी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी भी है, पर रिएक्टिव डिप्लोमेसी भारत की नहीं है। हम भी काफी मैच्योर देश हैं, ट्रम्प जैसे नहीं है कि आज रेटिक स्टेटमेंट मारा और कल कुछ किया है। भारत का हर कदम बहुत सोच समझ के होता है, और इसीलिए वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की मैं बोलूंगा बहुत बड़ी कामयाबी है। आज हम इजराइल के साथ भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन के साथ भी कर सकते हैं, रशिया के साथ भी कर सकते हैं, पैलेस्टीन के साथ भी बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल भारत तो एक ऐसा देश है जिसके सबसे अच्छे बात है। अभी दरअसल अब एक जो अभी तात्कालिक जो इवेंट हुआ है एससीओ के साइडलाइन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग, उसके बाद एक सवाल सबके मन में उठता है कि क्या ट्रम्प ही वजह बने सही, लेकिन एशिया के इन तीनों देशों में क्या ऐसा हो सकता है कि आपसी बॉर्डर का इशू हो या फिर द्विपक्षीय मामले जो है उसको दरकिनार किया जाए, तीनों मिलकर के हाथ मिलाएं, चूँकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल मचा है उसमें एक नया पावर सेंटर के तौर पर अपने आप को तीनों मिलकर के पेश कर सके। वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। कौशिक साहब, क्या ये नहीं हो सकता है क्या कि हम लोग आपसी विवाद को, चाहे सीमा विवाद हो या फिर दूसरे विवाद हो, उसको भूल जाएं और तीनों देश एक ट्रेड के फ्रंट पे या कारोबार के फ्रंट पे एकजुटता दिखाएं, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रम्प से तब कह सकते हैं कि तंग आ चुकी है, उसको एक दूसरा पावर सेंटर दिखना चाहिए। ट्रम्प को भी एहसास होना चाहिए कि हम अकेले दुनिया को नचा नहीं सकते, और भी लोग हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है।
देखिए, बिल्कुल होना चाहिए और हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ये एक ग्रुप बनाना वेस्टर्न ग्रुप के खिलाफ एक बहुत अच्छी बात है। हमें तो लगता है कि चीन और अमेरिका को अलग गुट बनाने दीजिए, और जो दूसरे जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं जिसकी मैंने पहले बात की थी, उनको एक होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही अमेरिका और चीन दोनों को शक की निगाह से देखते हैं। चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूरोप हो, या और जो इसके चीन के पड़ोसी हैं वो हों, यहाँ तक कि जहाँ चीन ने निवेश किया है अफ्रीकी देश, वहाँ देखिए चीन ने जिस तरह से वहाँ काम किया है, लोग ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जिसको कि चीन एक तरह से अपना सैटेलाइट के देश के तौर पर देखता है, वहाँ भी पाकिस्तान में भी चीन कोई बहुत लोकप्रिय नहीं है। वहाँ चीनियों पर हमले होते रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम चीन के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। चीन का सीमा विवाद उसके करीब करीब हर पड़ोसी देश के साथ है, और सबसे ज्यादा तो आप देखिए जो इस समय चीन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है रशिया, यानी रूस के साथ, तो वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जो 1839 से 1949 की जो उनकी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, जिसमें दुनिया की हर बड़ी ताकत ने चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें जो फार ईस्ट का जो आज रूस है वो तो चीन का चिंग डिनेस्टी के दौरान छीना हुआ हिस्सा है, तो चीन उसे वापस चाहता है। लेकिन इसके बावजूद रूस के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यानी चीन के साथ रूस के रिश्ते अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भारत को दो तरह से देखना चाहिए। एक तो रिश्ते हमें सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए, और उसका दो फायदे हैं। एक तो यह है कि हमें पाकिस्तान को अलग थलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, जिसकी तरफ ये इस सम्मेलन में भी इसका जिक्र हुआ, जबकि पिछली जो मिनिस्ट्रियल बैठक में नहीं था, इस बार जो मोदी जी ने इसका किया और उसके बाद में शी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए ये ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इस समय जो ज़रूरत है भारत की, उसमें चीन का निवेश हमें चाहिए, क्योंकि चीन का अगर निवेश होगा, चीन का पैसा यहाँ लगेगा, तो चीन उस जो भी उद्योग हैं उनको बचाने के लिए वो पाकिस्तान पर भी दबाव डालेगा कि भाई आप जो है मेरे निवेश पर आप कोई खतरा नहीं खड़ा कर सकते, तो आपको ये करना। लेकिन ये काम हमें बहुत सतर्कता से करना होगा, बहुत सतर्कता के साथ करना होगा, क्योंकि हम उसका निवेश चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको खुली छूट दे दें। हम उसको अपनिवेश नहीं बन सकते। टेक्नोलॉजी वाला जो मामला है, हाँ, निवेश चाहते हैं लेकिन औपनिवेश नहीं बनना चाहते हैं। अक्षय भांबरी साहब, आपने हमारे पैनलिस्ट की राय सुनी, हालांकि कुछ लोगों ने आपके इस लॉजिक से सहमति नहीं जताई, जिसमें आपने कहा कि रिएक्टिव हम लोग पॉलिटिक्स या रिएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हाँ, चीन के साथ भी कई सारी चीज़ें हैं जो चाहेगा कि भारत के साथ संबंध मजबूत करे, सीमा विवाद को छोड़ भी दे। तो देखिए, जैसे डिप्लोमेट दयाल जी ने कहा कि उसको रिएक्टिव ना बोल के रिकैलिब्रेटिव बोलते हैं, जो बिल्कुल सही बात है कि रिकैलिब्रेटिव है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी देश जो है, जो एक पावर हाउस बनना चाहता है, उसको रिकैलिब्रेशन आना चाहिए। उसको आना चाहिए कि किस तरह से जो हालात बदलते हैं देश दुनिया के, उस हिसाब से अपनी नीतियों में सुधार करे या बाकी चीज़ें करे। मैं बिल्कुल उनसे सहमति रखता हूँ, मगर हमें ये भी सोचना है कि रिकैलिब्रेशन भी एक चीज़ होती है कि हमें लॉन्ग टर्म पार्टनर्स जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं। जैसे आपने देखा पहलगाम अटैक के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ एक बुरी चीज़ हुई थी कि कोई भी देश जो है खुल के सामने नहीं, बहुत इजराइल आया था, रशिया कुछ तो कई महीनों में आया था, पर कोई और देश जो है इंक्लूडिंग यूएस जो है, कोई देश जो है वो हमारे साथ नहीं आया था। किसी ने खुल के ये नहीं बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सही हुआ, सबने ये बोला था पहलगाम अटैक जो है वो बिल्कुल गलत हुआ। तो रिकैलिब्रेशन में कभी कभी ये होता है कि क्योंकि आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो अपनी जो नीतियाँ हैं, वो अपने समय के साथ चेंज करते रहते हैं, तो आपका जो आपके जो अपने मुद्दे होते हैं और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, जो लॉन्ग टर्म पार्टनर्स जो होते हैं, वो मिलना कभी कभार मुश्किल होता है। पर अभी भारत के सामने द्वंद्व ये है कि जो आप अपने बाकी पैनलिस्ट से पूछ भी रहे थे कि क्या भारत जो है वो बाकी मुद्दों को एक किनारे रख के
चीन और रशिया के साथ, तो रशिया तो हमारा अच्छा पार्टनर है, चीन और रशिया के साथ मिलके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख सकता है और अपने जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और यही करना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट जो हैं, अपने देश जो है और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, उसको करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम भारत जो है वो हमेशा से गुटनिरपेक्ष होता है, तो एक गुट में बन जाना वो भी भारत के लिए एक द्वंद्व होगा उसके सामने। और अगर गुट हालांकि नहीं बनना इसमें चाहता भारत, तो फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर मिलना मुश्किल होगा। और जो मुश्किल वक्त आता है उसमें लॉन्ग टर्म पार्टनर जो होता है वो जरूरी होता है, ना कि शॉर्ट टर्म रिकैलिब्रेटिव पार्टनर। बस हालांकि भारत गुट निरपेक्ष है, लेकिन गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है गुट सापेक्ष नहीं हो, हम गुट सापेक्ष हो सकते हैं हम लोग। नम्रता हसीजा जी, इसमें क्या चैलेंज होगा? तीनों मिले इसमें जो आप चाइना, रशिया और इंडिया का जो एक आप गुट की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया साइड में भी रख दे, जो भी हम बातें इस समय कर रहे हैं, आप अगर 19th पार्टी कांग्रेस पे जाएंगे चाइना की, जहां पे शी जिनपिंग ने जो डिक्लेरेशंस करी थी, अगर आप उसके हिसाब से जाएंगे तो उनका एक सबसे बड़ा एम तो यही है, जो अभी नरेश जी ने भी कहा था, ह्यूमिलिएशन वाला जो था, लेकिन उसमें ये भी एडेड है कि रिकवरी ऑफ द लॉस्ट टेरिटरीज, मतलब जो हमारे टेरिटरीज खो गई हैं उनको हम वापस लेंगे। तो उसमें सिर्फ साउथ चाइना सी तो नहीं आता, ताइवान तो नहीं आता, उसमें अरुणाचल भी आता है, उसमें लद्दाख भी आता है, उसमें ईस्ट चाइना सी भी आता है। तो हम साइड में रख देंगे, चाइना क्या साइड में रख पा रहा है? अभी हमने वांगी की मीटिंग की बात करी, जो अभी वो भारत आए थे, आपने उसके बाद देखा चाइना ने कैसे प्ले किया ताइवान वाली स्टेटमेंट पे। तो अभी अक्षय ने भी बोला कि चाइनीज हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसमें आप लियो जुंग ई की बात करिए, जो कि एक बहुत ही मतलब काडर हैं सीसीपी के। उन्होंने ये कहा कि इंडिया एक इंटरनल कैंसर की तरह है एससीओ में। चांग वेवे जो माउथपीस है शी जिनपिंग का, उन्होंने कहा कि मैं अभी इंडिया गया था, इंडिया बात करती है हमारे साथ, एक साथ बैठ के इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना। अभी तो वो इतने 40 साल हमसे पीछे हैं, वो तो हमारे साथ एक टेबल पे बैठ के बात भी नहीं कर सकते। ये अभी कल परसों का ही उनका इंटरव्यू है चांग वेवे का। तो आप ये भी सोचिए कि क्या मतलब जो भी हम अभी इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो बन पाएगी। और दूसरी बात ये है कि नरेश जी ने कहा पाकिस्तान एक सैटेलाइट देश है चाइना का, तो असली दुश्मन कौन है? हमारा चाइना ही है ना। चाइना ने जिस तरीके से, मैंने अभी भी कहा, सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, आपको लगता है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर देगा? तो अगर हम एक इस गुट की जो बात कर रहे हैं, तो आपस में अगर, और ये एक एसे है जो 2013 में लिखा था, और ये मैं हमेशा याद रखती हूँ इस चीज के लिए, वो एक एसे चाइना के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में छपा था, चुंगपो शिनवेशर, और उसमें उन्होंने बोला था कि उनको 6 वॉर लड़नी है। और वो 6 वॉर किन किन से लड़नी है? ताइवान से, साउथ चाइना सी से, इंडिया से, क्योंकि जो सदर्न तिब्बत है उसको वापस लेना है, और रूक्यू आइलैंड जो जापान के साथ जाएंगे, आउटर मंगोलिया, और लास्ट वॉर गेस करिए किसके साथ? रशिया के साथ। तो हम ये सब बातें डिस्कस करना ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे हम ठीक है, हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं या फिर हम रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म देखिए किस तरीके से आप सस्टेन करेंगे एक ऐसा, और मतलब एक लॉन्ग ऐसा टर्म में सस्टेन करना है एक बड़ी चीज होगी। चूंकि शो का समय कम है, इसलिए मैं आपको बीच में रोकता हूं। संक्षिप्त में एम्बेसडर दयाल साहब, रशिया की बात करें तो रशिया के साथ लंबी बातचीत हुई, 45 मिनट तक गाड़ी में जाना अकेले, ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति पुतिन 10 मिनट तक वेट किए कि वो आएंगे तो फिर गाड़ी में साथ जाएंगे, और फिर बैठ करके 40 मिनट का सफ़र तय किए। तो ये सारे जेस्चर क्या दर्शाता है, उसको कैसे आप लोग रीड करते हैं? आप तो डिप्लोमेट रहे हैं पुराने। ये दर्शाता है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो घनिष्ठ बनी रहेगी, और ट्रंप साहब के जो दबाव चल रहा है उसको हम नजरअंदाज करते हैं। न हम तेल लेना बंद करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे, और रूस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं फ्रेंच क्षेत्र में और सब तरह से वो और बढ़ते जाएंगे। देखिए, फोकस सबसे ज्यादा चाइना इंडिया पे रहा है इस एससीओ समिट में, और जो ये रिसेंट हम देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ एक टैक्टिकल है और ट्रम्प टैरिफ्स के संदर्भ,
और डायलॉग जरूर रिज्यूम हुआ है, जैसे ट्रेड मैटर्स पे और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो नहीं मुमकिन है। और जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा, वो बहुत गहरा है और जो उसको पूरा करना पड़ेगा, ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ सस्पेशन के तरह चीन जो है वो एक संजय मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, यहां से आप कौन सा एक्शनेबल पॉइंट देखना चाहेंगे इस पूरी मीटिंग के बाद? बड़ा अच्छा आपने सवाल होता है, क्या एक्शनेबल पॉइंट चाहेंगे। मेरे ख्याल भारत की जो एक छवि है वो और दिखी है इस टाइम, और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरे ख्याल सबसे बड़ा एक्शनेबल पॉइंट ये गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की और प्रेसिडेंट पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है, और खासकर जो आज 45 मिनट्स कार में गए थे और फिर 55 मिनट्स की मीटिंग है, मेरे ख्याल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट ट्रंप को जाता है, अमेरिका को तो नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि वो एक्चुअली आज शायद यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सारे विजुअल देखे हैं और उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया ट्रूथ पे अपना एक बड़ा सा पोस्ट लिखा भारत को लेकर के। समय काफ़ी कम है लेकिन काफ़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी आप लोगों के बीच में, फिर कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे शो के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़।